इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, भारत बांग्लादेश संबंध। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित +2 की परीक्षा का एक भाग है, इसके साथ साथ CBSE द्वारा आयोजित +2 की परीक्षा का भी एक प्रमुख रूप से भाग है, सिलेबस में शामिल है। ग्रेजुएशन के स्तर पर भी भारत के विदेशी संबंध प्रमुख रूप से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से ये टॉपिक उपयोगी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, भारत और बांग्लादेश के संबंध। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आरंभ में मुस्लिम लीग एक अभिजात्य वर्गीय, उच्च वर्गीय संस्था थी जो भारत के मुस्लिमों के हितों की पूरा करने की दावेदारी करती थी, लेकिन वास्तव में वो ब्रिटिश सरकार के इशारे पर कार्य करती थी। आरंभ में इसकी मांगें छुटपुट छोटी छोटी मुस्लिम्स इंटरेस्ट की मांगों तक सीमित थी, लेकिन 1940 आते आते लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य की मांग के रूप में बदल गई। चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान शब्द पहली बार प्रस्तुत किया था, उसे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी युवाओं के विचार कहकर रिजेक्ट कर दिया था और उसे लाहौर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया और ये घोषित किया गया कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते, आपस में खाते पीते नहीं हैं, इतिहास परस्पर विरोधी है एक दूसरे का, एक की युद्ध में, जो इतिहास के युद्धों में एक की जीत दूसरे की हार है, इसलिए एक राष्ट्र के रूप में कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि इनका एक राष्ट्र बनता है तो एक हमेशा के लिए सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष रहेगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वो सभी वर्गों को साथ लेके चलने में, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती थी और इस तरह के किसी भी प्रकार के किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करती थी। अंग्रेजों द्वारा भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में जब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व में गठित राज्यों की, प्रांतों की सरकारों ने अपने इस्तीफे दे दिए, तो मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और ये घोषित किया कि जो भारत के राज्यों की जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वो मुसलमानों पर अत्याचार करती थी, उससे मुस्लिम जनता को मुक्ति मिली, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। और इस तरह की मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रसार में बहुत सारे भारत के मुस्लिम भी आ गए। हालांकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसके नेता सिकंदर हयात खान थे, जो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष थी। उसकी जो सरकार थी उसमें उसके पीछे हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही प्रकार के किसानों का प्रमुख रूप से समर्थन प्राप्त था, वो भी उसके प्रभाव में बह गई और एक तरह से मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की कार्यवाही के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। भारत के मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का भाग बन गए। पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। भारत में पंजाब के साथ साथ बंगाल का भी बंटवारा करने का फैसला हुआ। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का भाग बन गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दोनों काफ़ी दूरी पर थे, दोनों में समानता थी, तो एक धर्म के नाम पर अस्थायी काल्पनिक एकता थी, जिसके मतभेद शीघ्र ही सामने आने लगे। शीघ्र ही जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों ने बंगला भाषा की बात की, तो बंगला भाषा को गैर मुस्लिम भाषा घोषित कर दिया गया और एक तरह से उनके ऊपर उर्दू थोपने का प्रयास किया गया, जिसका बंगालियों ने विरोध किया। पाकिस्तान के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को सफलता मिली। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या अधिक थी पश्चिमी पाकिस्तान की अपेक्षा। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को भारी सफलता मिली। तत्कालीन पाकिस्तान के मार्शल प्रशासक जनरल याह्या खान ने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया
और जब उन्होंने शांतिपूर्वक इसका विरोध करना शुरू किया अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने, तो शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के जो पूर्वी भाग था, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय वहाँ के मार्शल लॉ प्रशासक थे जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान ने बंगाली जनता के ऊपर निर्मम अत्याचार करने शुरू कर दिए। ट्रेटर्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के गठन के ऊपर लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है, अगर उसका अध्ययन करें तो पाकिस्तान के विभाजन के लिए पाकिस्तान खुद उत्तरदायी था। पाकिस्तानी सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल पर हमला किया, वहाँ की छात्राओं के ऊपर असंख्य अत्याचार किए गए। बांग्लादेश के जो बुद्धिजीवी थे उनको एक एक करके मारना शुरू किया गया। एक तरह से पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश को बुद्धिजीवीहीन करना चाहती थी। बंगाली जो बौद्धिक वर्ग है उसको ही समाप्त कर देना चाहती थी। लगभग 30 लाख बंगालियों को मार दिया गया। जनरल टिक्का खान का दावेदारी थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान की जो जनसंख्या ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा हैं, उसको कम कर दिया जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाएगा। एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को एक अपनी कॉलोनी के रूप में डेवलप करना चाहता था। एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के नेता पूर्वी पाकिस्तान को अपने हमेशा के लिए अधीनस्थ बनाए रखना चाहते थे। ये पंजाबी सैनिक अधिकारियों, जमींदारों और मौलवी वर्ग को, जो पाकिस्तान में प्रभावशाली हैं, उनको कतई गवारा नहीं था, कतई ये स्वीकार नहीं हो सकता था कि एक बंगाली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। जब बंगाल पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार ज़रूर से ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो करोड़ों की संख्या में बंगाली भागकर भारत में शरण लेने लगे। उनकी जनसंख्या जब 2 करोड़ से भी पार कर गई, तो इतनी बड़ी आबादी को उनकी रोटी पानी की व्यवस्था करना, उनका विस्थापितों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भारत के लिए भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया और भारत सरकार ने उनकी मदद करनी शुरू की। भारत में आए शरणार्थियों ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए एक मुक्ति वाहिनी नामक सेना का गठन किया। भारतीय चाहता था कि बंगाली मानुस जो बांग्लादेशी भारत में चले आए हुए हैं वो अपने राज्य में चले जाएं, अपने क्षेत्र में चले जाएं, वापस चले जाएं। इसके लिए उनकी सहायता करना और मदद करना आवश्यक है। इसके साथ साथ भारतीय राजनेताओं को ये मानना था कि हमारी सीमाओं के दोनों ओर सशक्त दुश्मन की जगह एक मित्र और एक दूसरा कमज़ोर दुश्मन हो तो ज़्यादा अच्छा है। कश्मीर समस्या का समाधान करने में भी सहायता होगी, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन गठजोड़ भारत के लिए एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रहा था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, यानी तीनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी। जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक भाग कराकोरम पाकिस्तान ने चीन को भेंट में दे दिया। तो कश्मीर की समस्या को, चाइना को जिस तरह से एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, और इसके एक बड़े क्षेत्र को जिस तरह से चीन को भेंट कर दिया था, तो चीन के वेस्टेड इंटरेस्ट होना स्वाभाविक हो गया था। तो इस तरह की परिस्थितियों में भारत के लिए आवश्यक था कि एक शक्तिशाली पाकिस्तान की अपेक्षा कमज़ोर पाकिस्तान भारत के हित में है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, भारत की सरकार धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखती है और उस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही भारतीय राजनेताओं का ये मानना रहा है कि राजनीतिक मामलों से धर्म को पृथक रखा जाना चाहिए। भारतीय राज्य धर्मतंत्र या राष्ट्रवाद की जो मीत है उसको उजागर भी करना चाहता था कि सिर्फ एक धर्म से ही एकता कायम नहीं की जा सकती, लोगों में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध भी स्थापित होने चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों में सिर्फ इस्लाम को छोड़ दें तो अन्य मामलों में समानता का अभाव था। इससे एक राष्ट्र की स्थापना नहीं की जा सकती। एक तरह से पाकिस्तान के बंटवारे ने और एक नए राज्य बांग्लादेश की स्थापना ने मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी को फेल कर दिया, और ये ऐसा भारतीय राजनेता चाहते भी थे। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी जकड़न को और मजबूत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। एक मजबूत सैनिक उपस्थिति
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में खड़ी कर दी थी। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध की राजनीति में ये दौर देतांत का भी दौर था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन के साथ संबंध सुधार करने के लिए, या ये कहें कि साम्यवादी खेमे में फूट पैदा करने के लिए चीन की यात्रा करने का फैसला किया। अमेरिका ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवा दी और दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक भी आने लगे। एक तरह से साम्यवादी चीन भी अमेरिकी गठजोड़ का एक भाग बनता जा रहा था और चीन ने सोवियत संघ से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इस तरह की परिस्थितियों में जो करोड़ों शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए आए, तो भारत की तत्कालीन सरकार ने उनको न केवल शरण दी, और जब उन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, बांग्ला भूमि की स्वतंत्रता के लिए जब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, उन्होंने मुक्ति वाहिनी नामक एक सेना बनाई, तो उनको भी मदद की। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर सैनिक हमले किए। उसका जवाब भारत ने दिया। 2 सप्ताह के युद्ध के बाद पाकिस्तान की करारी हार हुई। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के गठजोड़ को सफलता मिली। 6 दिसंबर 1971 को भारत सरकार ने बांग्लादेश की स्वतंत्र सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। बांग्लादेश की स्थापना में भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान देकर बांग्लादेश की स्थापना को संभव बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान, जो उस समय पाकिस्तान की कैद में थे, पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान में उसको जेल में बंद किया हुआ था, भारत ने प्रयास करके उसको रिहा, स्वतंत्र करवाया। और जब वो पाकिस्तान से बांग्लादेश जा रहे थे तो रास्ते में नई दिल्ली में रुके और 10 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उनको 9 जनवरी को रिहा किया गया था। 10 जनवरी को ढाका वो जा रहे थे। बांग्लादेश के तत्कालीन जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे नजरुल इस्लाम, और भारत की सरकार के बीच उससे पूर्व भी एक संधि हो गई थी, संयुक्त कमान का गठन कर दिया गया था, जिसने बांग्लादेश की मुक्ति में बड़ा योगदान किया था। और शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि भारत बांग्लादेश असीम भाईचारे से बंध गए हैं, उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता को भुला नहीं पाएगा। यानी शेख मुजीबुर रहमान भारत के प्रति कृतज्ञ थे। भविष्य के भारत और बांग्लादेश संबंध धर्मनिरपेक्षता, पंचशील, गुट निरपेक्षता और हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए स्थापित होंगे और दोनों देश इस दिशा में मिलकर कार्यवाही करेंगे। सभी क्षेत्रों में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। 19 मार्च 1972 को शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की यात्रा की। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मार्च में बांग्लादेश गई। दोनों ही देशों के बीच 19 मार्च 1972 को 25 वर्ष की एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये काल भारत और बांग्लादेश की मित्रता का स्वर्ण काल था। भारत ने बांग्लादेश को बहुत से क्षेत्रों में सहयोग करने का फैसला किया। मैत्री संधि में दोनों देशों ने स्वीकार किया कि वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे, और भारत ने बांग्लादेश की सहायता करने का फैसला किया। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि दोनों ही देश एक दूसरे के विरोधी किसी अन्य देश की सहायता नहीं करेंगे। दूसरा प्रमुख रूप से जो समझौता किया गया 22 मार्च 1972 को व्यापार समझौता। दोनों देशों ने ये फैसला किया कि 16 किलोमीटर की दूरी तक दोनों देश सीमा पर व्यापार चौकियां, व्यापार मार्ग स्थापित करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के आयात निर्यात के नियम और परस्पर विनिमय के नियम, रूल्स, रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। यानी दोनों देशों के नागरिक परस्पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकेंगे। भारत ने बांग्लादेश की आर्थिक सहायता करने का भी फैसला किया। भारत ने 25 करोड़ मूल्य का माल सहायता बांग्लादेश को देने का फैसला किया। 50 लाख पाउंड
विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण भी बांग्लादेश को देने का फैसला किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक सभ्यता में एक दूसरे के साथ सहयोग करने का फैसला किया। भारत ने दोनों देशों की मित्रता को बनाए रखने के लिए दहाग्राम और अमरकोट का जो क्षेत्र था उसके लिए मार्ग बांग्लादेश को उपलब्ध करवाने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त 40 करोड़ की अलग से सहायता बांग्लादेश की करने का फैसला किया गया। 1975 से 1982 का काल, मुजीब के बाद 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। खांडेकर मुश्ताक राष्ट्रपति बने। उसके बाद जस्टिस सादात राष्ट्रपति बने। 30 जनवरी 1977 को जनरल जियाउल रहमान जब उनकी हत्या कर दी गई, जो कि मार्शल लॉ प्रशासक थे, तो 24 मार्च 1982 को अब्दुल सत्तार, उसके बाद अंततः HM इरशाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। प्रमुख रूप से जो विभिन्न सैनिक जनरल एक दूसरे के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में सत्ता में आए, उनका रवैया भारत विरोधी था और पाकिस्तान समर्थक था, या उसके पीछे उनका जो सैनिक बैकग्राउंड या पाकिस्तानी सेना का एक भाग होना। कभी उन्होंने जो बंगालियों पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उनको भुला दिया गया और एक तरह से भारत विरोधी रवैया अपनाना शुरू किया। हालांकि HM इरशाद के बनने के बाद कुछ संबंधों में सुधार की शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से कुछ समस्याएं थी दोनों देशों के बीच, जिसके चलते दोनों देशों में कई बार तनाव की स्थिति पैदा हुई। प्रमुख रूप से जो समस्या थी वो फरका समस्या। 26 सितंबर 1977 को भारत और बांग्लादेश के बीच फरका बराज के बारे में एक समझौता किया गया। इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रावधान थे। अल्पकालीन 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारत इसमें 20,800 क्यूसेक पानी का इस्तेमाल करेगा और बांग्लादेश 34,700 क्यूसेक पानी का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद जल्दी ही भारत की जो सीमा है वो 40,000 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी। दीर्घकालीन समझौता, गंगा प्रवाह जब तेज होगा तो 1972 में एक आयोग बनाने का फैसला किया गया, जिसमें प्रवाह का अध्ययन करके दोनों ही देश आपस में दीर्घकालीन और एक स्थायी समझौता करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरी जो प्रमुख समस्या थी, अल्पसंख्यकों की समस्या। बांग्लादेश में लगभग पाकिस्तान की स्थापना के समय 40% हिंदू आबादी थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो भारत के बिहार राज्य से बिहारी मुस्लिम्स भी बांग्लादेश में प्रवास करके चले गए थे, जो पाकिस्तान समर्थक थे। लेकिन बांग्लादेश की स्थापना के बाद हिंदू और बंगाली मुस्लिम्स एक तरह से अल्पसंख्यक बनकर रह गए और उनके ऊपर अत्याचार हुए और बहुत सारे जो हिंदू और बिहारी मुस्लिम्स शरणार्थी के रूप में भारत में आने शुरू हो गए। लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस आए, जिससे भारत के पड़ोसी राज्य खास करके असम, त्रिपुरा, तो जनसंख्या संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया, जिसके चलते असम में कई आंदोलन भी हुए। वहाँ एक तरह से अलगाववाद की समस्या भी पैदा हुई। भारत ने बांग्लादेश से ये कहा कि वो उस घुसपैठ को रोकने का प्रयास करे और जो बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में चले आए हैं उनको वापस ले, लेकिन बांग्लादेश सरकार इस बारे में कोई सहयोग नहीं कर रही है। मोरी नदी सीमा विवाद, भारत बांग्लादेश ने त्रिपुरा में स्थित मोरी नदी को की जो मध्यवर्ती लाइन है उसको सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। इसके बावजूद बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने एक भारतीय गांव पर कब्जा कर लिया और प्रमुख रूप से जो 44 एकड़ भूमि है उसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया। न्यू मोरे द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में 12 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा द्वीप है, जिसे बांग्लादेश दक्षिण तलपत्ती कहता है। बांग्लादेश ने दावेदारी की, हालांकि ये भौगोलिक रूप से भारतीय सीमा के भीतर है और लगभग बांग्लादेश के 8 जलपोतों ने इसके ऊपर कब्जा करने का भी प्रयास किया, जिसे भारत ने विफल कर दिया। चकमा शरणार्थियों की समस्या भी भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख रूप से। चकमा क्षेत्र के नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने आश्वासन दिया था कि चकमा क्षेत्र भारतीय संघ का एक भाग होगा, लेकिन विभाजन में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। एक तरह से चकमा लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था। देश के विभाजन के बावजूद भी लंबे समय तक चकमा क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र में भारतीय ध्वज को फहराए रखा। बाद में पाकिस्तान की सेना ने वहां जाकर उसको हटाया था। जो ही पाकिस्तान की स्थापना हुई, चकमा जो कि बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं उनके ऊपर असंख्य अत्याचार होने शुरू हो गए और बहुत सारे जो चकमा है शरणार्थी के रूप में भारत में चले आए। कुछ छीनने का कार्य बांग्लादेशी लोगों ने और वहाँ की सेना ने किया। भारत सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश सरकार चकमा शरणार्थियों को वापस अपने क्षेत्र में बसाए, लेकिन बांग्लादेश सरकार इस बारे में कोई सहयोग नहीं कर रही है।
1982 से 2000 का काल भारत और बांग्लादेश संबंधों में कुछ सुधार का काल कहा जा सकता है। दहागाम और अमरकोट जाने के लिए भारत सरकार ने भारत की तत्कालीन पीवी नरसिंह राव की सरकार के समय में 175 गुना 85 मीटर का जो क्षेत्र है 3 बीघा गलियारा के रूप में भारत ने बांग्लादेश को सौंपने का फैसला किया, जिसमें संप्रभुता भारत की बनी रहेगी। 30 जुलाई 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के ऊपर समझौता हुआ, जिसमें तीस्ता नदी के जल बंटवारे करने का फैसला किया। जुलाई 1986 में इरशाद भारत की यात्रा पर आए और फरका नदी के ऊपर जो समरण पत्र था अल्पकालीन, उसको रद्द करके स्थायी रूप से दोनों देशों ने आपस में समझौता करने का फैसला किया। 1991 में खालिदा जिया तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। 1992 में भारत की यात्रा पर आई और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 50,000 चकमा शरणार्थियों को वापस लेने का फैसला किया गया। शेख हसीना का काल। शेख हसीना क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है, इसके साथ साथ उनका जो दृष्टिकोण है वो भारत समर्थक भी है। तो शेख हसीना के काल से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। सार्क में दोनों ही देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद को समर्थन, किसी भी रूप में आतंकवाद को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। लेकिन प्रमुख रूप से जो बांग्लादेश के द्वारा नदी जल के ऊपर जो समस्याएं पैदा की जाती है, एक तरह से बांग्लादेश ये मांग करता है कि नेपाल क्षेत्र में बड़े बड़े जलाशय बनाए जाएं, जिसमें पानी को इकट्ठा करके, स्रोत को इकट्ठा करके और भारत और बांग्लादेश के बीच में बांटा जाए। एक तरह से बांग्लादेश नदी जल के विषय को त्रिपक्षीय बनाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता है। इसको कई बार लेकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी गया है। भारत इसका विरोध करता है। भारत का मानना है कि गंगा सहित अन्य नदियाँ भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय इशू है, इसमें तीसरा पक्ष नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश प्रमुख रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारत की प्रमुख इंडस्ट्री है भेल। बांग्लादेश में कई जगह पर, कई स्थानों पर आधुनिक विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना कर रही है। बोडोलैंड क्षेत्र में अलगाववाद की जो समस्या थी, बांग्लादेश से प्रशिक्षण प्राप्त करने का कार्य भी काफ़ी हद तक बांग्लादेश ने अब रोक दिया है। परस्पर व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत और बांग्लादेश परस्पर रूप से काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार ने जो चाइना के जो प्रयास हैं भारत को घेरने के या बांग्लादेश में एक ठिकाना बनाने के, अपना एक सैनिक उपस्थिति दर्ज कराने की, उसका भी विरोध किया है और भारत के साथ सहयोग करने का कार्य कर रही है। हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि भारत और जो बांग्लादेश के जो संबंध है वर्तमान समय में परस्पर मित्रतापूर्ण है।